नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार की अघोषित शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ के दौरे में 2017 के पहले की यूपी की सरकारों को जमकर घेरा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए। अलीगढ़ दौरे में आज पीएम मोदी ने जाट समाज से आने वाले स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया और डिफेंस कॉरिडोर की नींव रखी। ये दोनों प्रोजेक्ट 2022 में बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के सामने किसान आंदोलन के चलते नाराज हो रहे जाटों को साथ बनाए रखने की चुनौती है, तो 5 साल के कामकाज को जनता को दिखाना भी है। आज बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह को नमन कर पीएम मोदी ने संकेत दिया कि उनके नाम के जरिए भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी अपना दांव खेलेगी। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दावा किया है कि योगी सरकार जाने वाली है, इसीलिए उनकी भाषा बिगड़ गई है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के दांव के बीच आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी यूपी के चुनाव के लिए कमर कस रही हैं। इसीलिए दंगल का हमारा मुद्दा है, क्या मोदी योगी की जोड़ी फिर यूपी में बीजेपी को सत्ता दिलाएगी? क्या अलीगढ़ की चाबी से खुलेगा यूपी का ताला? इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें, उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो थे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की नींव रखने। की आकांक्षाओं के अनुरूप बटन दब गया और शिलापट का अनावरण। लेकिन ये दौरा ऐसा रहा मानो अलीगढ़ की सियासी चाबी से 2022 का यूपी का ताला खोलने आए। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। जिस राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट आज से शुरू हुआ, वो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत की पहली निर्वाचित सरकार बनाई थी, लेकिन उनका जाट समुदाय से होना पश्चिमी यूपी में बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से मिल रही जाट वोटों की चुनौती से निपटने में मदद कर सकता है। लिहाजा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान करने वाले राजा महेंद्र प्रताप की अनदेखी को पीएम ने जोर शोर से उठा दिया। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। 2022 यूपी चुनाव के लिए एक तरह से अपने मिशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी याद कर लिया है। कल्याण सिंह की कर्मभूमि अलीगढ़ का अतरौली क्षेत्र था। वो ओबीसी और हिंदूवादी वोट बैंक के साथ साथ पश्चिमी यूपी के वोट बैंक के मद्देनजर बेहद अहम हो जाते हैं। लेकिन जब पीएम मोदी ने अलीगढ़ का दांव चला है, तो समाजवादी पार्टी के नेता ने यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी भाषा पर आईना दिखाने की कोशिश की है। योगी लगातार अब्बाजान शब्द से अखिलेश को निशाने पर ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। यूपी का चुनाव मोदी योगी के सामने एक चुनौती की तरह है, क्योंकि यूपी में 3 दशक से अधिक वक्त से कोई पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में नहीं आई है। अलीगढ़ से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
तो बीते 3 दशक से उत्तर प्रदेश की जो स्थिति रही है, क्या इस बार बदल देगी बीजेपी? मोदी योगी की जोड़ी एक बार फिर से 2022 में करेगी कमाल, या फिर विपक्षी पार्टियां बाजी मार ले जाएंगी? कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं, चूंकि चुनावी शंखनाद एक तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है। आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। सुनील सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ मौजूद हैं। बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया जी आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और आरएसएस के जानकार संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि आज हुंकार शंखनाद भर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस रैली के जरिए, लेकिन इसी पश्चिमी यूपी में कुछ समय पहले किसानों का आंदोलन भी हुआ था। मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है, बार बार अलीगढ़ के ताले का जिक्र आया, अलीगढ़ की चाबी से खुल जाएगा आप लोगों की किस्मत का ताला 2022 में भी? देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों को और हमारे जितने भी सम्मानित यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं उनको आज हिंदी दिवस और राधा अष्टमी दोनों की बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी और योगी जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन की शुरुआत इससे की थी, और जब ब्रज भूमि से इसकी शुरुआत की जा रही है, अलीगढ़ ब्रज क्षेत्र में आता है, तो जिसके लिए कहा गया है नारायण ब्रज भूमि को न नवावे मात, जहां आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। तो जो शुरुआत है वो एक बहुत पावन भूमि से, अच्छे उद्देश्य से हुई। अब राजनीतिक प्रश्न का उत्तर देता हूं। जहां तक किसान आंदोलन का प्रश्न है, सरकार पूरी तरीके से इस विषय पर खुले दिल से ईमानदारी के साथ काम कर रही है। आप देखिए कि चाहे एमएसपी बढ़ना हो, चाहे किसानों को सहयोग मिलना हो, सब प्रकार के रिकॉर्ड उत्पादन, सारी चीजें हो रही हैं। जहां तक ताले का जिक्र है, तो ताला जो था आज से 5 साल पहले तक उत्तर प्रदेश के विकास पर लगा था, और उसका उदाहरण दिया। योगी जी ने अपने उद्बोधन में बोला कि 2007 से 2017 तक गन्ना किसानों को कितना भुगतान हुआ? 93,000 करोड़। हम लोगों ने कितना किया 5 साल में, 2017 से अब तक 4.5 साल में 1,42,000 करोड़, यानी 4.5 साल में 10 साल का 1.5 गुना हुआ। यानी लगभग आप ये मान लीजिए 2.5 से 3 गुना अधिक हमने भुगतान किया। तो इस कारण से कार्य हो, विकास हो, किसान का विषय हो, अथवा यहां एक और बात है, आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, भारत के प्रथम निर्वासित सरकार प्रथम विश्वविद्यालय। मैं दावे से कहता हूं लोगों को पता ही नहीं होगा, इतिहास में कभी यह पढ़ाया नहीं जाता। चित्रा जी, मुझे तो संयोग से, मैं बहुत बच्चा था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी से मिला हूं, मुझे याद नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मगर पिताजी के साथ उनकी फोटो है, इसलिए पता था कि कभी उनसे मुलाकात हुई थी। लोगों को यह पता ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम के जिन सेनानियों के लिए सुभाष चंद्र बोस जी की निर्वासित सरकार की 75वीं वर्षगांठ 2018 में मनाई थी, चुनाव नहीं था उस समय। आज ये हमारा आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन ने योगदान दिया है, सबका ईमानदारी से एहतराम होना चाहिए। अब जो मुद्दे आपने गिनाए हैं उस पर वोट भी मिलेंगे क्या सुधांशु जी? ये बड़ा सवाल है ना। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनील सिंह जी वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले तक यूपी की किस्मत पर ताला लगा दिया था आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने उस समय की, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि अखिलेश जी के, हालांकि नाम डायरेक्टली नहीं लिया, कि उनकी सरकार फेल, योगी जी की सुपरहिट। क्या है इस पर जवाब आपका सुनील सिंह जी? देखिए चित्रा जी, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। सुधांशु जी ने 4.5 साल में योगी सरकार में कौन से काम हुए, एक भी काम गिना पाने की स्थिति में वो नहीं है। उसका कारण है क्योंकि धरातल पर कोई काम है नहीं। वैसे इनसे पूछेंगे तो कहेंगे हम 5 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, लेकिन कहां से चढ़ना कहां उतरना पता नहीं है। अगर इनसे बात करेंगे तो कहेंगे 30 मेडिकल कॉलेज, अरे 30 मेडिकल कॉलेज का भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आज उद्घाटन करा देते, एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करा देते। अगर 4.5 साल में आपने कोई काम किया होता तो आपको कलकत्ता की, अमेरिका की तस्वीर नहीं लगानी पड़ती योगी जी को। एक और योगी जी 4.5 साल में अगर विकास में ताला पड़ा था तो किन कामों का उद्घाटन कर रहे थे, किन कामों का पत्थर बदल रहे थे? काम तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के थे, समाजवादी सरकार के थे, तो आप क्यों नहीं बता रहे? सुधांशु जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि राजा महेंद्र सिंह जी के बारे में। हाँ, ये सच है कि बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका इतिहास अभी तक हमको सबको मालूम होना चाहिए, देश को मालूम होना चाहिए, उन्हें नहीं मालूम है। लेकिन सुधांशु जी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह का पूरा इतिहास नहीं बताया। वो आजादी की लड़ाई के नायक थे,
वो सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1957 में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इसी ब्रज की भूमि से सांसद बने थे। आप पूरा इतिहास बताइए ना। जो उन्होंने बनाया था मथुरा में कॉलेज, जो संस्थान बनाया था, उसे इन लोगों ने नकार दिया। अब आप उनके नाम को एक जात विशेष का नाम देना चाहते हैं, जो आजादी का महानायक हो, उसको जाति में बांधना चाहते हैं। और किसानों, आजादी के महानायक को क्या जाति में बांधना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी? चूंकि बार बार कहा जा रहा है कि वो जाटों के बड़े नेता के तौर पर जाट राजा भी उनको कहा जाता है, तो क्या अब जाटों की पॉलिटिक्स को अलग तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है इन महापुरुषों के जरिए भारतीय जनता पार्टी? सुधांशु जी, देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि हमारे मित्र सुनील जी बोल गए कि वो सांप्रदायिकता खिलाफ थे। भैया, जिस जमाने में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने प्रथम विशुद्ध निर्वाचित सरकार बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, भारतीय जनसंघ छोड़िए, संघ का भी गठन नहीं हुआ था, 1925 में हुआ है। इसलिए भाजपा और संघ परिवार के विरोध में किस सीमा तक हम लोग जाकर कौन से तथ्य को कहां जोड़ने लगते हैं, वो बात मेरे विचार से कदापि उचित नहीं है। और जहां तक जाति की बात है, हम तो कभी जाति समुदाय की बात नहीं करते, हमारे किसी नेता ने नहीं कहा। और जहां तक जाट समुदाय की बात है, तो जिसको ऊंचा नीचा दिखाने की बात तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एनसीईआरटी किताबों में क्या लिखा था कि राजा सूरजमल, उन्होंने दिल्ली आगरा की सड़क पे इतनी लूटपाट कर दी थी कि जिसकी वजह से अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, इसलिए मुगलों को उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। और उसी एनसीईआरटी किताब में लिखा था कि खैबर दर्रे के ऊपर जो पठान थे, चूंकि वो खेती करना जानते नहीं थे, व्यापार करना उन्हें आता नहीं था, इसलिए आते जाते कारवां को लूटकर वो अपनी गुजर बसर किया करते थे। इस ढंग का सम्मान जिन लोगों ने अपनी पुस्तकों में किया है, वो यदि आज एक आजादी के महानायक का सम्मान होता है, उसको जाति और समुदाय से जोड़ते। अगर हम जाति और समुदाय से जोड़ते तो, और अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखते तो ये बताइए, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति मोदी जी ने बनवाई, वो हमारी पार्टी के नहीं थे पर राष्ट्र के नायक थे, इसलिए हम उनके साथ थे। ठीक है सुनील जी, आप जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेती हूँ। सुप्रिया सुनील, प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये भी कहा है कि देखिए, डबल इंजन की सरकार है और उसका सबसे बड़ा फायदा, जिसका बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश सेट कर रहा है, यहां पर निवेश के तमाम अवसर खुले हैं और निवेश लगातार हो रहा है, जबकि पहले की सरकारों में वो पूरी तरह से बंद था। क्या है काट इसकी आप लोगों के पास? चित्रा जी, सुधांशु जी ने हमें कुछ चीजें ठीक बाकी कराई मेहमानों को भी बोल लेने देते हैं। एक बार सुप्रिया जी की बात हो जाए, प्लीज मैं लौटूंगी सुनील जी आपके पास। देखिए, राजा महेंद्र सिंह जी पहली बार 1957 में जनसंघ के प्रत्याशी अटल बिहारी वाजपेयी जी को हरा करके ब्रज की भूमि से लोकसभा गए थे। ये इतिहास ठीक है। हमें खुशी है कि अलीगढ़ में प्रधानमंत्री जी आकर के राजा महेंद्र सिंह जी के विश्वविद्यालय की बात कर गए हैं। तो लेकिन हम केवल एक चीज जानना चाहते हैं कि ब्रज भूमि, क्या मथुरा और फिरोजाबाद में जो मासूम बच्चे तड़प के मर रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा, दवा नहीं मिल पा रही, क्या प्रधानमंत्री जी उसका जिक्र नहीं कर सकते थे? क्या उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को नहीं डांट सकते थे? क्या कर रहे हैं? अस्पतालों से लोग भगाए जा रहे हैं। आप केवल एक महापुरुष को जाति में बांध करके, जो पूरे देश का किसान आपके खिलाफ है, आपकी सरकार के खिलाफ है, आप डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं महापुरुषों। ठीक है, मैं इसका एक छोटा सा जवाब सुधांशु जी आप दे दीजिए, उसके बाद चूंकि उन्होंने बच्चों की बीमारी का मुद्दा मिटाया, सुप्रिया उसके बाद बोलेंगी। सुधीन भदौरिया जी भी और संगीत रागी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने बच्चों को लेकर सवाल उठाए हैं, उस पर जल्दी से आपका जवाब चाहूंगी मैं। जी देखिए, बच्चों को लेकर सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, सक्रिय है, और जहां कहीं भी जैसे संभव हो रहा है उनको तत्काल उपलब्धता इलाज की कराई जा रही है। हां, जो लोग इन विषयों को केवल मुद्दा ही बनाना चाहते हैं, वो कभी यथार्थ में जाके देखे तो कि सरकार कैसा काम कर रही है। और जहां तक आपने ये बात कही जाति की बात, तो जिनकी राजनीति ही जाति के ऊपर आधारित टिकी हुई हो, वो जाति की बात करते हैं। और मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, मथुरा में आप अन्यथा मत लीजिएगा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय जब मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री थे, जाके अखबारों में चेक कर लीजिएगा, भगवानों तक की जात बिरादरी की बात समाजवादी पार्टी ने कर दी थी। बाकी की तो बात छोड़िए, आप महापुरुषों की जात की बात करते हैं। तो जाति आधारित दल, और वास्तविकता में जाति के भी नहीं है,
जब असली सत्ता देनी होती है सिर्फ परिवार, ठीक है, परिवार के बाहर किसी को सत्ता दी गई हो तो बता दीजिए। जितने सिर्फ सपा की बात बोलिएगा सुनील जी, इसका जवाब आप दीजिएगा। सुप्रिया की एक बार बात हो जाए, ठीक है, आप बीच में बोलने लगे थे, अभी उन्होंने बात अपनी शुरू की थी। सुप्रिया श्रीनेत, चूंकि राहुल गांधी की वो ओर से कहा गया है आज ही ट्वीट करके कि जो नफरत करे वो योगी कैसा, तो उधर से जवाब आया है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। सुप्रिया श्रीनेत, देखिए चित्रा जी, सुधांशु जी क्योंकि बहुत सुनील जी ये सुप्रिया जी से सवाल है। सुनील जी प्लीज एक बार सुप्रिया श्रीनेत जी को बोलने दीजिए प्लीज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस भाषा की बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो सवालों का जवाब दे रहे हैं, वो पूरी तरह से बौखलाए हुए, अपनी आगामी हार को देखते हुए उसी पर रिएक्ट कर रहे हैं। मेरी सहानुभूति उनके साथ है, क्योंकि यहां पर बच्चों की बात हो रही है और एक महिला होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि अलीगढ़ से महज 112 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद है, जहां पर 114 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है। 12,000 लोग इस बुखार से पीड़ित हैं। मैं जानना चाहती हूँ ये डेंगू है या जापानी एंसेफेलाइटिस है जिसको छुपाने की कोशिश करी जा रही है? क्या इसके बारे में कोई टेस्ट किया जा रहा है? ये मैं जरूर पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्योंकि मनमाने आंकड़ों के साथ इसको छुपाने की लगातार कोशिश करी जा रही है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। वहां की तस्वीरें, वहां के लोगों को देखिए जिनके नाती पोते बच्चे मर रहे हैं। असह्य पीड़ा है, आपके हाथ की रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो देखकर। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूं। मैं दूसरी बात और भी ज्यादा पुरजोर तरीके से रखना चाहती हूं। जिस विकास की बात मोदी जी कर चले गए, या तो वो सत्य को देखकर भी 100 बार उसको झूठ बोलेंगे और उनको लगता है सत्य बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कुछ आंकड़े बता देती हूं आपको। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ युवा बेरोजगार है, 5 लाख सरकारी पद खाली हैं, जिसमें से 2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, 45,000 से ऊपर डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस के पद खाली हैं। लेखपाल की तो भर्ती होती नहीं है, उसके वीडियो बना देते हैं वो, और कितने ही पेपर लीक हो जाते हैं। तो रोजगार के मामले में टाए टाए फिस। किसानों की बात कर लेते हैं। ये तो खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पहले 25 रुपए प्रति यूनिट पे किसान को बिजली मिलती थी, अब 80 रुपए प्रति यूनिट पे मिल रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। इसमें फर्टिलाइजर का दाम, कीटनाशक का दाम, जीएसटी के ऊपर जो उनके उपकरणों पे लग रहा है उसको ऐड कर लीजिए, कितनी तबाही मची हुई है। आवारा पशुओं से तो किसान तबाह है। एमएसपी गन्ना की कही थी 400, देते उसका अंश है। दिक्कत की बात यह है कि बड़े बड़े विज्ञापन पर पैसा खर्चा करने वाली सरकार सत्य से क्यों मुंह मोड़ना चाहती है? कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश का हाल हुआ था वो तो किसी से भी छुपा नहीं। और आज तो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टडी आ गई है जिसने बताया है कि मोदी जी की विचारधारा को और उनके चुनावी प्रचार को आगे रखने के लिए इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एजेंसी से डेटा मैनिपुलेट कराया गया। अभी तक सरकार का इस पर कोई बयान नहीं आया है, कोई ठीक है, जवाब सुन लेते हैं सुधांशु जी का। तो तैरती लाशें देखी है। ठीक है संजय जी, मैं आऊंगी आपके पास। बेरोजगार युवा रोज आत्महत्या करते हैं उत्तर प्रदेश पे। ठीक है, इसके बारे में कौन बोलेगा? इसके बारे में कभी चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के बारे में? और एक मिनट चित्रा जी, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के बारे में कौन बात करेगा? आप सर्टिफिकेट बांटकर चले जाते हैं मोदी जी, और फिर हाथरस होता है, फिर लखीमपुर होता है, जहां पर निर्वाचित सदस्यों के वस्त्रहरण होते हैं। ये आपको लगता है कि प्रजातंत्र है? या आपको लगता है औरतों को सुरक्षित रखने का काम? ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे एक साथ उठाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दीजिए। ठीक है, इन मुद्दों की बात आखिर कौन करेगा? वो बार बार ये सवाल पूछ रही हैं। बिल्कुल, मैं सारी बातों का क्रमवार जवाब देता हूं। सबसे पहले इन्होंने बच्चों की दुखद मृत्यु की बात कही, तो जहां सुप्रिया जी की पार्टी सर्वे सर्वा है, सिर्फ 1.5 साल पहले की तो बात है, जोधपुर में 125 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। कौन गया था कांग्रेस का नेता? आपकी सरकार है। प्रियंका गांधी जी उस समय उत्तर प्रदेश में अपराधियों और आरोपियों के घर के ऊपर इनकाउंटर हो जाने के कारण दुख व्यक्त कर रही थी। एक बार किसी बच्चे के घर गई, चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात, आपने कहा सहानुभूति है आपकी मुख्यमंत्री जी के प्रति, क्योंकि हम लोगों को अपनी हार संभावित नजर आ रही है। जानते हैं आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? याद करिए, कोट कर रहा हूं, यूपी के जमींदार जो पहले होते थे, जिनकी जमींदारी चली गई, फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं होते थे, और जमींदारी ऐसी चली गई कि अमेठी से वायनाड तक जाना पड़ा है, और उसके बाद भी वो आज सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा, शरद पवार जी हैं, जिनके साथ मिलकर आप जलवाए जलाल के साथ या पूरे अपमान का घूंट पीकर सरकार चला रहे हैं। अब आइए बाकी जो आपने कहा विकास के कार्यों की बात,
तो 2018 में यूपी में इन्वेस्टर समिट हुई थी। आज ही मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 3 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अभी तक उत्तर प्रदेश में हो चुका है। जहां तक डिफेंस कॉरिडोर की बात है, झांसी और अलीगढ़ का डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ का डिफेंस कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी ने बनाया। ब्रह्मोस मिसाइल जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल्स में से एक है, ब्रह्मोस मिसाइल्स का अब कारखाना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर में शुरू होने जा रहा है। कितने जगहों पे आप बताइए, भगवान बुद्ध की निर्वाण भूमि कुशीनगर जाना हो तो अब सीधे फ्लाइट उपलब्ध है। बहुत सारी चीजें, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वो एक अलग विषय है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। और 100 बातों की एक बात, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तब क्या थी और आज। इन्होंने महिलाओं के साथ रेप की बात कही, सुप्रिया जी भूल गई बुलंदशहर का रेप, जिसके ऊपर आजम खान ने यह बोला था ये तो पॉलिटिकल है, ये तो कोई रेप हुआ ही नहीं। फिर सर्वोच्च हाई कोर्ट ने कहा था बिना शर्त माफी मांगिए, तब माफी मांगनी पड़ी तो तब वो आपके साथ केंद्र की सरकार को समर्थन दे रहे थे। इसलिए और लड़कों से गलती हो जाया करती। मुलायम सिंह यादव जी, आप उनका समर्थन ले भी रहे थे, समर्थन दे भी रहे थे। सुप्रिया जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद संगीत रागी जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है सुप्रिया श्रीनेश जी, एक और सवाल है ना, देखिए अगर विकल्प के तौर पर भी देखा जाए, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, उसमें से बहुत सारे गंभीर भी हैं, लेकिन 2014 से लेकर आज तक अगर देखें तो बीजेपी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रही है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां पा रही है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां की जनता बार बार इन लोगों को चुनकर क्यों भेजती है? यह भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है। कमी कहां पर रह जा रही है कांग्रेस पार्टी की कि विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता कहीं भी नहीं मान रही? अभी तक की स्थिति है। मैं 2 बातें करूंगी। हाँ बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले 2 बातें करूंगी। 125 मौतें कहां हो गई, इसके लिए इन मौतों के ऊपर चुप रहा जाए तो मुझे लगता है कि ऐसी असंवेदनशीलता सिर्फ भाजपा कर सकती है। हम ऐसी असंवेदनशीलता नहीं कर सकते। सरकारी आंकड़ों को छुपाने की जो कोशिश एंसेफ्लाइटिस में करी गई थी, उसी का नतीजा आज देश भुगत रहा है। गोरखपुर से लेकर फिरोजाबाद तक बच्चों की मृत्यु हो रही है और इन लोगों को लगता है कि इस पर चुप रहकर प्रदेश वर्सेस प्रदेश की गंदी राजनीति करनी चाहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आपको लोनी याद है, आपको आजमगढ़ याद है, आपको अभी हाल का कानपुर याद है, आपको सहारनपुर याद है, आपको मुरादाबाद याद है, आपको सिद्धार्थनगर याद है, जहां पर एक व्यक्ति को रिपोर्टिंग करने के लिए पिटवा दिया जाता है। आप उत्तर प्रदेश में उस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां पर एक पत्रकार को इसलिए देशद्रोही करार दिया जाता है क्योंकि वो ये दिखाता है कि मिर्जापुर में नमक रोटी बच्चों को मिड डे मील में मिल रहा था। अगर मुसहर घास खा रहे हैं, इसको दिखाने वाले को देशद्रोह का मुकदमे का सामना करना पड़ता है। इसको आप उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं सुधांशु जी। और आपने जो सवाल किया उसका मैं एक जवाब देती हूं। मुजफ्फरनगर में अभी हुई थी किसान की पंचायत, महापंचायत, और उसमें सांप्रदायिक एकता और जाटों और सबकी जो एकता को देखकर नींव हिल गई है भाजपा की। थर 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 कांप रहे हैं और इनको लगता है कि अब ये गंदी राजनीति अलीगढ़ से शुरू करेंगे। किसानों ने अपने मंच पर तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को न्योता दिया नहीं था, फिर कांग्रेस पार्टी इतनी क्यों खुश हो रही है? आपको लग रहा है कि उसके जरिए आप लोगों को भी वहां पर जमीन मजबूत करने का मौका मिल जाएगा? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सुधींद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी एक जल्दी छोटी छोटी टिप्पणी, मैं फौरन लौटूंगी। सुप्रिया जी जरा 2 मेहमान और हैं, 2 मेहमान और हैं, उनकी बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लौटूंगी। सुप्रिया जी लौट रही हूँ आपके पास, पूछूंगी 1 सेकंड। सुप्रिया जी संगीत रागी, संगीत रागी, अब सुप्रिया जी बाकी लोगों को भी तो बोल लेने दीजिए ना। अब पलट के आपसे क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है मैं आऊंगी आपके पास, एक बार दोनों लोग को बोल लेने दीजिए। टिप्पणी करी मेरे ऊपर तो आप जवाब लीजिए इसका। ये तो अच्छी बात है, आप टिप्पणी करके निकल जाती हैं, जवाब। अरे मैं बैठी हुई हूँ, अगले आधे घंटे तक अभी और चर्चा होगी। सुप्रिया सुनीत प्लीज, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। 2 और मेहमान बैठे हुए हैं, बहुत शांति से, उनको भी थोड़ा मौका दीजिए बोलने के लिए। आपने टिप्पणी करी ना मुझ पर, बोल लीजिए। मेरी और आपकी तूते मैमे में उनका वक्त जाया हो जाएगा। बोल लीजिए, बोलिए। मैं आपके साथ तूतू मैं नहीं कर रही हूं, मैं आपके साथ तूतू मैं नहीं कर रही हूं। मैं ये बता रही हूं, जब किसानों की महापंचायत होती है और जब जाट बंधुओं के सिर फोड़ने की बात भाजपा के मुख्यमंत्री करते हैं, पीठ तोड़ते हैं नेताओं की जो किसानों के साथ खड़े हैं, 600 किसानों की मौत पे मुंह पे दही जमा के बैठते हैं, और फिर आपको लगता है वो किसान आपको माफ कर देंगे। और किसानों की इस दुर्दशा पर आप क्या एक्सपेक्ट करती है कि विपक्ष चुपचाप बैठा रहे? किसानों की शहादत पर, किसानों के सम्मान में बोले भी ना। विपक्ष तो बोलेगा, सरकार से सवाल भी पूछेगा, सड़क पर उतरकर संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि पश्चिमी यूपी के मतदाताओं को लुभाने की, रजाने की पूरी कोशिश आज बीजेपी के दोनों ही दिग्गज नेताओं की ओर से की गई है। लेकिन उसी पश्चिमी यूपी में किसानों का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज पीएम ने जिक्र किया कि छोटे किसानों के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, किस तरह से उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वही किसानों का एक वर्ग जो बैठा हुआ है धरने पर,
उसको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, ये बात अब तक समझ के परे है। तो किसान एक बड़ी चुनौती पश्चिमी यूपी में बने हुए हैं बीजेपी के लिए। देखिए चित्रा जी, सुप्रिया जी, सुनील जी विपक्ष में हैं तो स्वाभाविक है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, या उनका अधिकार भी बनता है कि सरकार की वो खिंचाई करें, सरकार की वो आलोचना करें। वो प्रशंसा करने के लिए तो आपके टेलीविजन चैनल पर आए नहीं है। लेकिन सवाल, एक दूसरा सवाल भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या उनके आरोपों को जनता स्वीकार करती है। दूसरा, क्या उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी बड़ी है या इतनी मजबूत है समाज के अंदर, मतदाताओं के बीच में, कि उनको वो स्वीकार करने के लिए तैयार हो रही है जनता। यदि हम विगत इलेक्शंस को देखें, चुनावों को देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे जितना भी कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता इन आरोपों को आपकी स्वीकार करती है, न आपकी क्रेडिबिलिटी में उसको विश्वास है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लगता है विज्ञापन किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। विज्ञापन तो राहुल गांधी का पिछले 18 साल से किया जा रहा है, वो नेता हो जाएंगे। प्रियंका गांधी का विज्ञापन इतने दिनों से हो जा रहा है, लेकिन वो नेता बहुत राष्ट्रीय स्तर पर नेता खड़े नहीं हो सके। वो कांग्रेस के जब बेशक नेता रहे, लेकिन ये खड़े नहीं। क्रेडिबिलिटी आपके काम के आधार पर ही बनती है। और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस उत्तर प्रदेश का जीडीपी यदि 5 साल के अंदर दुगना हो जाए, 11 लाख करोड़ से 21 लाख करोड़ हो जाए, तो बिना विकास किए हुए तो हो नहीं सकता है। रही बात किसानों के आंदोलन का, देखिए, जब अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा दोनों चीजें आई, तो उसके बाद कई ऐसे पत्रकार थे जो जाकर के उन्होंने गांव में इसका सर्वे किया। और गांव में सर्वे करने पे 2 प्रकार के रिजल्ट आए। जो मुस्लिम थे उन्होंने कहा कि वो बेशक उन्होंने जो है वो अल्लाहू अकबर के साथ साथ हर हर महादेव वहां पर किया हुआ, लेकिन हमारे लिए अल्लाह के अतिरिक्त कोई नहीं है और हम हर हर महादेव तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। एक और वाकया मैं बता दूं कि शामली और मुजफ्फरनगर के गांव में जाने के बाद ये निश्चय उन्होंने ये जाटों के बीच की ही प्रतिक्रिया की कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी इज्जत को बचाया है, इसलिए किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी के साथ और अन्य पार्टियों के साथ जाने का तो कोई मतलब नहीं है। किसी ने जब उत्तर मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तो किसको सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा था। नवंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, आपने जो ये 5 लाख रुपए देने का व्यवस्था किया है, उसमें तो बहुत सारे अन्य जातियां भी हैं, जाट भी थे उसमें, लेकिन सिर्फ आपकी ये जो खैरात है वो मुसलमानों के लिए क्यों है? तो क्या समाजवादी पार्टी का अतीत कांग्रेस, देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में चाहे कुछ भी कांग्रेस के प्रवक्ता कहें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस कहीं नहीं है। चलिए, दोनों ही लोगों से आपने सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब ले लेती हूँ। सुनील जी, आपके पास आऊंगी। सुप्रिया वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है मौजूदा जिस तरह की परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस पार्टी को लेकर। संगीत रागी जी आवेश में आकर ये भी कह गए कि हम तो सिर्फ यहाँ पर बुराई करने के लिए आते। नहीं, ऐसा नहीं है संगीत रागी जी, आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं, आरएसएस संघ से जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ उनकी अच्छाई करिएगा, हम बुराई करने नहीं आते हैं। अच्छाई का काम तो करें। अच्छाई का तो ये आलम उत्तर प्रदेश में है ना रागी जी, कि उत्तर प्रदेश की सरकार को दूसरे प्रदेशों से किराए पर फ्लाईओवर और सड़कें दिखानी पड़ती है, अमेरिका की फैक्ट्री दिखाकर विज्ञापन लगाने पड़ते हैं। आपको एक और पते की बात बताऊं, दो वैक्सीनेशन जो डोज होती है वो इस देश में करीब 18 करोड़ ही लगी है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बाहुल्य क्षेत्र है देश का, वहां पर मात्र 1,87,00,000 को लगी है। उसकी आधी आबादी 1,49,00,000 को लगी है। आधी आबादी वाले महाराष्ट्र में 1,87,00,000 को लगी है और 1/3 आबादी वाले गुजरात में भी ज्यादा लगी है, राजस्थान में भी ज्यादा लगी है। तो इस तरह की बातें यहां पर करने का मतलब नहीं है। गड्ढा मुक्त सड़कें करने की बातें थी। 70% सड़कें ऐसी है जिसमें गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, नहीं बता सकते हैं। ऐसे 30,000 स्कूल है जहां पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है। और सुनना चाहते हैं, ऐसे 16 करोड़ ग्रामीण आबादी के लोग हैं जिनके पास पेयजल पानी की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आकर हिंदू मुस्लिम कब तक करिएगा? संगीत रागी जी वो कह रही है कि हिंदू मुस्लिम कब तक कीजिएगा। उसके बाद सुनील जी आपके पास यहाँ पर जाट और मुसलमानों को लड़ाने की बात मत करिए। ये जो काठ की हांडी है ये बार बार नहीं चढ़ पाएगी। वो अलग बात है। सुप्रिया जी का स्रोत जो है ना, वो असल बात न्यूयॉर्क टाइम्स है। ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जो जिसने एक एडवर्टीजमेंट निकाला था
कहा था भारत के अंदर हमें ऐसे पत्रकारों की जरूरत है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीखे चीजें लिख सके, उनकी बुराई लिख सके। तो न्यूयॉर्क टाइम्स पे कांग्रेस पार्टी रिलाई कर सकती है, देश की जनता को न्यूयॉर्क टाइम्स की जरूरत नहीं है। एक मिनट और, सरकार के आंकड़ों के बेसिस पर बात कर रही हूं मैंने जो तथ्य बोले हैं वो मोदी जी की सरकार के आंकड़े, ये आपको बता देना चाहता हूं। आपने कहा था ना महंगाई के बारे में, तो महंगाई जिस साइकिल पर बैठ करके आप पिछला उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ रहे थे, उस समय महंगाई दर 17.4% थी। आज डबल डिजिट से नीचे महंगाई दर है। सिलेंडर को स्टूल बना दिया लोगों ने घर पर। अरे मैडम, 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद कौन पा रहा है? 120 रुपए का पेट्रोल लोगों की बातें एक एक करके अपनी बात रखेंगे। सुनील जी, संगीत जी की बात खत्म हो जाए। सुनील जी और ठीक है, दुगना ज्यादा वैक्सीनेशन जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। ठीक है, ये आप स्वीकार नहीं करती हैं। क्यों फालतू के? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सुनील सिंह जी, चूंकि संगीत रागी ने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए। आज प्रधानमंत्री की ओर से यह भी कहा गया है कि आज के 4-5 साल पहले अगर हम जाएं तो बहुत सारे लोगों को इसी पश्चिमी यूपी से अपना पुश्तैनी घर छोड़कर दूसरी जगहों पर पलायन करना पड़ा था। लेकिन आज कोई भी अपराधी अपराध करने के पहले 100 बार सोचता है। इस तरह की सुरक्षा हमने मुहैया करवाई है वहां पर। क्या है इस पर जवाब आपका, सुनील जी? देखिए चित्रा जी, संगीत रागी जी काफी झूठ बोले हैं, लेकिन एक बात वो सच बोले हैं कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी दोगुनी हो गई। तो चलिए मैं बधाई देता हूं उसके लिए। लेकिन संगीत रागी जी ये बता दीजिए, गैस के दाम दोगुने हो गए हैं, डीजल के दाम दोगुने हो गए हैं, पेट्रोल के दाम दोगुने हो गए हैं। ये बधाई किसको दूं? आपको दूं, मोदी जी को दूं, योगी जी को दूं, किसको दे दूं? आज तक पर देना तो है ये बधाई, तो वो बधाई मैं किसको दे दूं ये बता दीजिए। जहां तक सवाल सुधांशु जी का है, तो सुधांशु जी, डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा 21 फरवरी 2018 को हुई थी। कितने साल बीत गए? लगभग 2.5 साल बीत गए हैं। क्या काम हुआ है? केवल घोषणाओं में ही विकास हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर सच में विकास किया होता तो दूसरे राज्यों के, दूसरे देशों की तस्वीरें आपको नहीं लगानी पड़ती। सुधांशु त्रिवेदी जी कब तैयार हो जाएंगे? सुनील जी, कोई भी फैक्ट्री लगती है तो उसका एक gestation पीरियड होता है प्रोडक्शन का। आपने जो संकल्प पत्र रखा था, जो बड़े नेताओं ने मेरे मित्र सुनील जी, कोई भी फैक्ट्री लगती है तो एक एक करके, ठीक है। सुनील जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर काम किया होता तो आपका बहुत सारा रोल मॉडल, उस तरह की पिक्चर्स होती जिसको आप लोगों के बीच शेयर करते। इसको लेकर लगातार विपक्ष, जब से वो तस्वीरें सामने आई हैं, आप लोग सवालों के घेरे में हैं। सुधांशु जी, देखिए मैं बिल्कुल जवाब देता हूं दोनों की बातों का। पहले मैं सुप्रिया जी की इस बात को, जो उन्होंने कहा, यथावत स्वीकार कर लेता हूं। अगर उनका दावा सही है कि महाराष्ट्र और राजस्थान में उत्तर प्रदेश से अधिक टीके लगे हैं, तो इसका मतलब केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराए तभी तो लगे हैं ना। तो अब आगे से वो अपना ये आरोप वापस ले लेंगे कि केंद्र सरकार ने गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया, उन्हें समुचित टीके नहीं लगवाए। अब आता हूं जो सुनील जी ने बोला। देखिए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का काम हुआ। आपने कहा, अरे साहब, जब ब्रह्मोस मिसाइल बनने का कारखाना लगता है, लैंड एक्विजिशन के साथ वह पूरी व्यवस्था होने में कुछ से एक समय लगता है। और आपको पता है उसमें कितने हजार का इन्वेस्टमेंट है? केवल एयरफोर्स का 9,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें अभी आर्मी और नेवी का तो अभी आया नहीं है। यह उल्लेखनीय बात है कि यह देश, जो कि हमारी सरकार आने से पहले सारे साइंटिस्ट थे, चांद तक अब भेज सकता था चंद्रयान और मंगलयान बनाने की व्यवस्था रख सकता था, पर इस देश में मिसाइल नहीं बन सकता था, इस देश में असॉल्ट राइफल नहीं बन सकती। यह ऐसा नहीं था कि यहाँ के वैज्ञानिक इंजीनियरों को। सुनील जी एक बार उनकी बात हो जाए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सुनील जी एक बार सुधांशु जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। सुनील सिंह जी एक बार उनकी बात हो जाए। सुधांशु त्रिवेदी जी, अखिलेश यादव की ओर से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से गरीबों की घरों को, उनकी झोपड़ियों को गिराने का काम सरकार कर रही है, इसका नाम बदलकर, पार्टी का नाम बदलकर बुलडोजर पार्टी रख देना चाहिए। इस तरह से भी उन्होंने तंज कसा है और निशाना साधा है आप लोगों पर। ये आजम, अब देखिए उनके दिल पर जो बुलडोजर चला है, वो किस बुलडोजर के लिए चला है ये बुद्धिमान लोग समझ सकते हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के, आजम खां के बुलडोजर के कारण उनके दिल में दर्द हो रहा है, या किसी और बुलडोजर के कारण बिल्कुल उनको लग रहा होगा कि बुलडोजर चल गया उनके दिल के ऊपर। समझते हैं ये अलीगढ़ की बात हो रही, यही मथुरा था ना, जहां याद करिए समाजवादी पार्टी शासनकाल में डिप्टी एसपी की भीड़ ने मारकर हत्या कर दी थी।
इस हद तक भीड़ के इतने बड़े हुए थे हौसले कि पुलिस वालों की हत्या हो जाए। और जहां तक ये बात है, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, एक ही लाइन में कहूंगा कि भाई अब तो सुदीन भदौरिया जी चले गए। जब 2007 में बसपा आई थी तो उसने एक नारा दिया था, हमारा नारा नहीं है, भाजपा का नारा नहीं था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। यह गुंडे किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया था? बसपा के द्वारा, समाजवादी पार्टी के लिए प्रयोग किया गया था ना। और किसके सरकार में काम हुआ? किसकी सरकार में कानून व्यवस्था का काम तमाम हुआ, यह प्रदेश की जनता ने भली भांति देखा हुआ है। सुनील सिंह जी, हम तो गिना दीजिए सुधांशु जी, हम तो चाहते हैं आप केवल काम गिना दीजिए। 4.5 साल में कौन सा काम उत्तर प्रदेश हुआ है? एक काम गिना दीजिए आप। योगी सरकार का एक काम गिना दीजिए जो अरे भाई आपने मेरी बात ही नहीं, जवाब दे रहा हूं, केवल एक। हम तो एक ही जानना चाहते हैं। हाँ, मैं जवाब कह रहे हैं, अरे काम भाई गिना आपने दीजिए। मेरा पहला ही वक्तव्य मुझे ब्रेक पर जाना है, जल्दी से। मैंने बताया था। ठीक है सर। हाँ, मैं बता रहा हूं जल्दी से। अरे भाई मैंने मेरा पहले ही वक्तव्य नहीं सुना था। 93,000 करोड़ रुपए बसपा सपा के मिला के शासनकाल में मिला, हमारे टाइम में 1,45,000 करोड़ मिला। अब सुनिए, उज्ज्वला 1 उज्ज्वला 2 में 1,67 लाख महिलाओं को वो मिला जो कि गैस का चूल्हा मिला। और सुनिए, 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब तक आ चुका है इन्वेस्टर समिट के बाद से। और 100 बातों की बात, काम का अंतर देखना है तो आपकी सरकार के जमाने में बना हुआ हज हाउस देखिए और हमारे टाइम में बनता हुआ भव्य राम मंदिर देखिए। दोनों की नियत और काम और विकास, तीनों का अंतर साफ दिखाई पड़ जाएगा। स्टेडियम देखिए। चलिए ठीक है, अब मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है, हालांकि 6 महीने का वक्त बाकी अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, लेकिन बीते 3 चुनाव अगर हम देखें, 2007 बीएसपी ने जीती थी, 2012 समाजवादी पार्टी ने, और 17 प्रचंड तरीके से 325 सीटें एनडीए, 312 बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार इलेक्शन महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 5 सालों के कामकाज का हिसाब देना है बीजेपी को, जबकि वहीं दूसरी तरफ तमाम विरोधी पार्टियां उनके कामकाज को लेकर ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं।